नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है, जिसमें कि डीआरडीओ ने ऑफिशियली कहा है कि अस्त्र मार्क 2 अगले 2 सालों में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हो जाएगी। और ये एक घातक मिसाइल है जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर होगी और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है दोस्तों। अब दोस्तों इस साल के अंत तक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसका प्रोडक्शन रेडी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये मिसाइल प्रोडक्शन में आ जाएगी। दरअसल इस मिसाइल का पिछले 2 सालों से कठोर विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल टेस्ट चल रहे थे, जिसमें कि कैपेटिव परीक्षण, सेपरेशन ट्रायल, क्रूशियल डुअल पल्स रॉकेट मोटर ट्रायल्स इसमें शामिल थे। इस मिसाइल की अधिकांश प्रणालियों को अब सफलतापूर्वक मान्य भी कर दिया गया है, यानी कि 2027 से इस मिसाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा और ये भारतीय वायुसेना का एक घातक हथियार होगा। और भारत दोस्तों मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो ही चुका है और इसके बाद अस्त्र मार्क 3 पर भी एक अच्छी खबर आएगी, हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि भारत अब पश्चिमी मिसाइलों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और यही वजह है कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 को अपने फ्यूचर के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें भी इंटीग्रेट किया जाएगा और तेजस फ्लीट में भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा। तो एक बड़ा विजन लेकर हमारी वायुसेना आगे चल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सुपर सुखोई को लेकर आ रही है। डीआरडीओ दोस्तों अब उन इंडस्ट्री पार्टनर्स को ढूंढ रहा है जो कि आईसा रडार के विकास में उनकी सहायता करें। और ये जो आईसा रडार होंगे इनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस में किया जाएगा। इसीलिए एक कॉल डीआरडीओ की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि ये जो इंडस्ट्री पार्टनर है वो इस रडार के विकास में सहायता भी करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे और परीक्षण भागीदार भी होंगे। हालांकि डीआरडीओ ने यहाँ पर यह बात नहीं बताई है कि इस आईसा रडार का डेवलपमेंट किस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए किया जा रहा है, लेकिन कुछ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये रडार सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए हो सकता है, क्योंकि इस फाइटर जेट का ऑलरेडी अपग्रेड चल रहा है और जो हमारा स्वदेशी उत्तम रडार है वो अब पुराने रडार की जगह लेगा इस फाइटर जेट में। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि डीआरडीओ ने ये जो कदम उठाया है वो एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक कदम माना जा सकता है, क्योंकि चीज़ तो बन चुकी है लेकिन अब इसका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, टेस्ट भी करना है। इसके लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेंगे। आईसा रडार ट्रेडिशनल रडार से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता है और इस रडार की एनहांस डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेट आइडेंटिफिकेशन की जबरदस्त क्षमता होती है। और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर लगने से ऑब्वियस सी बात है इस फाइटर जेट की जो कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयर मार्शल AP सिंह की तरफ से कहा गया है कि आत्मनिर्भरता हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अब एक क्रेडिबल और कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, क्लोज इन वेपन सिस्टम और सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा डीआरडीओ, DPSUs और जो निजी क्षेत्र हैं उन्हें अब आपस में सहयोग करके इन चीज़ों को तैयार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने रशिया यूक्रेन जंग का उदाहरण भी लिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जान रहे होंगे पिछले कई दिनों से जम्मू में कई बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें कि हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे में दोस्तों थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पूरी घटना पर नजर बनाकर रखे हुए और उन्होंने एक के बाद एक कई दौरे किए और यहाँ पर एक बड़ा फैसला भी लिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 500 पैरा स्पेशल कमांडोज को जंगल में उतार दिया गया है। इन जंगलों में ही ये आतंकी छिपे हैं, क्योंकि दोस्तों इन आतंकियों ने अभी तक जम्मू रीजन में कई हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया और यहाँ पर दोस्तों OGW नेटवर्क जो है उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग वो हैं जो इनको शरण भी देते हैं, इन्हें खाना पीना भी खिलाते हैं और साथ ही इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो कि अब सामने खुलकर निकल कर आ रही हैं। ये नेटवर्क अगर टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है आतंकियों को पनाह नहीं मिल पाएगी। इसीलिए दोस्तों 500 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांड तैनात कर दिए गए। पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो दोस्तों आप सब जानते हैं इनकी ताकत को। यही नहीं, इसके अलावा 4000 पुलिसकर्मियों की एक ब्रिगेड भी सेना ने यहाँ पर लगा दिया है। इन सभी को लेटेस्ट हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब आप फिर बोल रहे होंगे कि बार बार आप MRFA की न्यूज़ मत बताए करें, इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि अगर MRFA को लेकर कोई न्यूज़ आ रही है तो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। भारतीय वायुसेना ने अब 114 MRFA फाइटर जेट की खरीद को तेजी लाने का अपना प्रयास तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। हालांकि ये पिछले साल से लंबित पड़ा हुआ था और ऐसे में दोस्तों ये जो AON है यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रोग्राम को जो ज़रूरी बजट है
उसकी मंजूरी प्रदान करता है। और इसी मंजूरी के साथ फिर इंडियन एयरफोर्स जो भी इंटरेस्टेड ग्लोबल एविएशन जायंट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि दोस्तों 114 फाइटर जेट का जो अधिग्रहण है उसके लिए लगभग $20 बिलियन का बजट हो सकता है। हालांकि ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी जरूरी भी हो गया है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला वाला MRCA टेंडर था जिसमें कि हमने राफेल फाइटर को चुना था, उसमें 126 फाइटर जेट्स के लिए 2008 की कीमतों पर 55,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन पिछले 16 सालों में इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन सब को देखते हुए MRFA टेंडर के लिए अब जो अनुमानित लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत कर रही है ताकि वो स्वदेशी रूप से सेगमेंटेड रबर ट्रैक्स को बना सकें हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए। और आप सबने देखा होगा जो हमारा पहला लाइट टैंक जोरावर का प्रोटोटाइप है उस पर रबर ट्रैक सिस्टम लगाया गया। और ये जो रबर ट्रैक सिस्टम होता है उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये व्हीकल के वजन को 50% तक कम कर देता है। इसके अलावा ये ऑपरेशन के दौरान इसकी 70% तक जो आवाज़ और वाइब्रेशन है उसे कम करता है और तेल का कंजप्शन भी कम करता है। और इसके अलावा मेंटेनेंस करना भी इसे आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस होता है यानी कि स्नैग लेवल 3 का, जो कि टैंक्स को बेहतर मैन्युवरिटी और हाई स्पीड प्रदान करने में सहायता करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है जिसके तहत वो अब भारतीय वायुसेना के द्वारा जो 97 अतिरिक्त तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं उनकी प्राइस बिड को लेकर। हालांकि HAL अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मूल्यांकन कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई मॉडिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करवाया जाता है उस पर भी विचार किया जा रहा है। और HAL अब फाइनल जो कीमत है उसका प्रपोजल इस महीने के अंत में तैयार कर देगा और फिर फाइनल प्राइस को सबमिट करेगा रक्षा मंत्रालय के पास। इसके बाद रक्षा मंत्रालय इस कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशन करेगी और फिर फाइनल डील होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO के प्रमुख की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि AMCA का जो यूजर ट्रायल है वो 2030 से 2033 के बीच में हो जाएगा। वहीं तेजस Mark 2 के बारे में उन्होंने कहा कि इसके यूजर ट्रायल्स करीबन 2027 से 28 के बीच होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी SSS डिफेंस ने अपनी नई 7.62 × 39 mm कैलिबर की P72 राइफल का अनावरण किया है और यह 800 मीटर के दायरे में अपने टारगेट को आसानी से इंगेज कर सकती है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स दिए जाने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के VLSR SAM के लिए नया लॉन्च सिस्टम मिला है जिसके लिए बाकायदा एक नए वर्टिकल लॉन्च यूनिट का अनावरण किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड माना जा सकता है क्योंकि ये जो नया डिज़ाइन है वो पिछले की तुलना में काफ़ी एडवांस होगा। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो है प्लेनम ऑप्टिक चैम्बर यानी कि POC डक्ट में, जिसमें कि दोस्तों पहले एक ही बड़ा डक्ट सभी 8 मिसाइल कैनिस्टरों को सर्व करता था। लेकिन नया जो VLU है यानी कि वर्टिकल लॉन्च यूनिट, इसमें 4 छोटे अलग अलग POC डक्ट लगे होंगे जिसमें कि प्रत्येक में ट्विन हैच डोर लगे हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो छोटे डक्ट हैं वो एग्जॉस्ट फैलो पैटर्न को ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे कि इस पूरे सिस्टम का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा। और ये नया डिज़ाइन ऑपरेशनल बेनिफिट भी भारतीय नौसेना को देगा। और VLU VLSR SAM सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कदम भी है। ये इसके वजन को भी कम करेगा और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि टर्की ने भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दोस्तों ये एक गलत सूचना थी जिसे कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खारिज कर दिया है। दरअसल पश्चिमी मीडिया ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया था और हमने भी इसे कवर किया। लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि ये पूरी खबर झूठी है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये जो पोस्ट आई है वो तुर्की के द्वारा जारी की गई है और जहां तक मुझे लगता है कि ये एक गलत सूचना है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि तुर्की ने अपनी संसद के बंद कमरे में भारत पर प्रतिबंधों का ऐलान किया था और भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों से तुर्की और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध खराब हो गए हैं। तनाव का संबंध ऑब्वियस बात है पाकिस्तान की वजह से हुआ है। इसके अलावा भारत का तुर्की के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना ये भी तुर्की को नागवारा लग रहा। लेकिन जहां तक बात ब्लैक लिस्ट किए जाने की है या फिर हथियारों का एक्सपोर्ट करने को लेकर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कोई भी अगर खबर आई है वो पूरी तरीके से गलत है और भारत पर कोई भी इसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता क्योंकि भारत ने पहले ही तुर्की से हथियारों की खेप पर रोक लगा रखी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान एक बड़ी योजना बना रहा है जिसके तहत वो अब अपनी 8 चीनी हैंगर क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनमें बाबर 3 क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाला है और ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन हो सकती है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।